हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइगेट एप्लीकेशन। मैं एजाज मेमन फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस एप्लीकेशन में। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सब जानते हो इस टॉपिक को, जो बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो है कूलम्ब्स लॉ। क्या है? कूलम्ब्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था स्टूडेंट्स? तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स। और हमने उसके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, क्वांटाइजेशन के, कंजर्वेशन के स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सबको उनमें बहुत मजा आया होगा और आपके कंसेप्ट उसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। सेम मेथड से आज हम कूलम्ब्स लॉ को सोल्व करेंगे और इस लॉ के अंदर से जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आ गए हैं उसको हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज का स्टूडेंट्स रहेगा स्टूडेंट्स कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या रहेगा? कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल लिख लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कब हो सकता है? जरूरी नहीं कि हर जगह अप्लाई हो। तो हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है स्टूडेंट्स के जब हमारे पास जो चार्जेस है, वो चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होने चाहिए। ये दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ये कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स? स्टेशनरी होने चाहिए, स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए, मोशन में नहीं होने चाहिए। हमें ये बात याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा, दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जो चार्जेस है ना, उसके डायमेंशंस है वो उसके डिस्टेंस की कंपेयर में बहुत कम होते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा फिगर में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो डिस्टेंस है इसकी कंपेयर में ये जो चार्जेस इसके डायमेंशंस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हम इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ ये कहीं हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हाँ, ये याद रखना है कि दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास दो स्टेशनरी चार्ज है तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है वो कौन सा होता है? तो उसे हम कहेंगे कूलम्बियन फोर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये कूलम्बियन फोर्स जो है F, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स? ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्टूडेंट्स वो डिपेंडेंट है ऑन द मासेस। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो उसके कुछ मास होंगे, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो ग्रेविटेशनल है। हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट होता है दो मासेस के बीच में। तो वो कुछ इस तरह से था कि दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर को। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होगी स्टूडेंट्स। जो फोर्स है कोलंबियन फोर्स, ये दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और स्टूडेंट्स क्या होता है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसे भी हम कहेंगे रूल ऑफ, ये भी है ना वो क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको फॉलो करता है स्टूडेंट्स। तो याद रखना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी को अगर हमें रिमूव करना है स्टूडेंट्स तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट? तो उस कांस्टेंट को हम कहेंगे के Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। दिस इज द आइडियल फॉर्मूला ऑफ द कूलम्ब्स लॉ स्टूडेंट्स। ये कूलम्ब्स लॉ के लिए आइडियल फॉर्मूला बन गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो के है ये क्या है? तो ये पे हमें डिनोट करना है हियर K इज इक्वल टू कोलंबियन कांस्टेंट। K क्या है स्टूडेंट्स? तो कोलंबियन कांस्टेंट है, हमें याद रखना है। और इसकी वैल्यू क्या है? तो 9 इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो आप K को ऑब्जेक्ट बनाइए, न्यूटन स्क्वायर स्टूडेंट। इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स न्यूटन
सॉरी, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये के क्या है, कोलंबियन कांस्टेंट है, हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ये के की जगह कुछ और दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है और क्या होता है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो हम देखते हैं के इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन, ये जो है हमारी टेक्स्ट बुक में के की जगह ये दिया जाता है, क्यों दिया जाता है ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें किसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो हियर एप्सिलॉन 0 इसे हम कहेंगे परमिटिविटी। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसे क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, तो 8 इंटू 8.5 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो आप कि ये जो है एप्सिलॉन 0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों तो कांस्टेंट है 4 पाई। तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जो के का यूनिट होगा वही एप्सिलॉन 0 का होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका इनवर्स करिए तो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है। अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना है, ये भी कई जगह पर एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें इसे बनाना है, हमें कुछ याद नहीं रखना है, हमें ये कैसे बनता है ये देखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला को आपको कभी भी स्टूडेंट्स रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है कि कैसे बनता है। अब आप देखो ऊपर क्या है, कूलम स्क्वायर। अब कूलम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, वो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, AT। तो यहाँ पर A1T1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय न्यूटन M1L1T-2 इंटू मीटर स्क्वायर L2। अब आप देखिए यहाँ पर M1 जो है वो ऊपर आएगा तो M-1, चलो M-1। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, L जो है 1 and 2 3, तो ये हो जाएगा ऊपर आएगा तो -3। ओके, फिर क्या होगा T2, और ये -2 भी ऊपर आएगा तो T4। और स्टूडेंट्स ये जो A है इसका स्क्वायर करिए आप तो क्या हो जाएगा A2। ये कई बार एग्जाम में आ गया है स्टूडेंट्स, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत सारे बार पूछा गया है क्वेश्चन कि परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हमने इसे प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको सब क्लियर समझ आ गया हो स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की, ये तो स्केलर फॉर्म था स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की, और कुछ बहुत सारी चीजें जो है जो आपको समझनी है। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की स्टूडेंट्स। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या है, ओके। तो वेक्टर फॉर्म जो है स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म, इसमें डायरेक्शन जरूरी है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो इफ F12 force exert on one by the second charge is equal to F21 force exert on second charge due to the one but in the opposite direction। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, के ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये इक्वेशन A, ये आ गया इक्वेशन B। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये चीज याद रखनी है। अब हम की पॉइंट को स्टडी करेंगे। की पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, तो अगर वो एग्जाम में आ गया है और आने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेरे हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स, ताकि वो एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और कुछ क्वेश्चन जो है MCQ हमें सोल्व करने हैं तो उसमें भी ये जरूर आएगा।
अब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो याद रखना है हमें कि जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की है। अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर किसी मीडियम में लगता है तो वहां पर मीडियम की परमिटिविटी आएगी। तो ये है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसी भी मीडियम की आपको रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, उस मीडियम की परमिटिविटी को आपको वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। ओके, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। अब इस रेशियो को हम दूसरा क्या कहते हैं पता है, इसे हम कहते हैं के। के का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलंबियन कांस्टेंट नहीं, वो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसी वजह से हमारी टेक्स्ट बुक में ये दूसरा वाला के जो आता है और ये जो कोलंबियन कांस्टेंट का के है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में के की जगह 1/4πε0 दिया जाता है, और जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आती है तब ये के से डिनोट कर दिया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो पूरा का पूरा समझ आ गया है। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ, और उसका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्टूडेंट्स। और जो की पॉइंट्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, यूनिट्स है, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है स्टूडेंट्स। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। अगर कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन में हम उसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं, अब धीरे धीरे करके हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स। अब देख सकते हो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में, आप देखिए स्टूडेंट्स। इफ टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड are 10 centimeter away from each other, they experience 0.9 Newton attractive force, then magnitude of electric charge will be। अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया गया है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ गिवन डेटा लिख लेना है। हमें गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के टू ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके, दो चार्ज है, सपोज कि Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, देन Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्ज है। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया है, तो जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10 into 10 raised to minus 2 meter। We can say that it is 10 raised to minus 1 meter। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स दिया गया है, फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम इज 0.9 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, कितना है, 0.9 न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू हमें कंसेप्ट ही यूज करना है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, हमें सिर्फ कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर देना है। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए फोर्स की वैल्यू है 0.9, के का मतलब होता है 9 into 10 raised to 9 इंटू एक आएगा Q और दूसरा आएगा माइनस Q। ओके, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस 10 raised to minus 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to minus 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो हमारे पास होगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 raised to minus 2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, तो 9 इंटू 10 raised to 9, ये माइनस Q स्क्वायर है।
अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये 0.9 है, 0.9। ओके, तो ये यहाँ पर कैंसल होगा 10। अब आप देखिए ये 10⁻1 और 10⁻9, 10⁻10 अगर ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 पहले से था, प्लस सॉरी ये ऊपर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 10⁻10। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स, 10⁻12। अब ये जो आंसर मिला है आपको स्टूडेंट्स, ये जो आंसर मिला है ये आंसर क्या है, 10⁻12। ये क्यू का स्क्वायर है। हमारी एक मिस्टेक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव फोर्स, तो वो जो है ना वो नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी नेगेटिव है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब वो नेगेटिव होता है, रिपल्सिव होगा तो प्लस लेंगे, दोनों तरफ से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। अब 10⁻12 पावर है तो हम रूट करेंगे दोनों साइड, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 10⁻6 कूलम। इसे हम कहते हैं 1 माइक्रो कूलम। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास आंसर कि जो ये चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, तो माइक्रो कूलम है। तो देख सकते हो आप ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखा स्टूडेंट्स आपने कि कूलम्स लॉ को हम यूज करके किस तरह से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है गिवन डेटा में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान देकर समझना आप। इस क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट जो है वो थोड़े अपर लेवल के होने चाहिए, आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। क्या है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। हमारे पास टू चार्जेस है, 2 कूलम एंड 6 कूलम, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है 12 न्यूटन। वाई रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, तो फिक्स है कि उनके दोनों के बीच में रिपल्सन ही होने वाला है स्टूडेंट्स। और थर्ड चार्ज जो है स्टूडेंट्स, थर्ड चार्ज -4 कूलम, ये हमें दोनों में ऐड करना है। अब फोर्स क्या होगा, तो अब इस क्वेश्चन के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन में सब ओरिजिनल होगा, कंडीशन नंबर 1, ध्यान देकर समझना स्टूडेंट्स। अब हम कंडीशन 1 की तरफ चलते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो चार्जेस है, 2 कूलम एंड 6 कूलम, एंड फोर्स है 12 न्यूटन। तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो क्या आएगा, यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू। तो अब देखो आप, फोर्स जो है हमें बताया गया है 12 न्यूटन, K और Q1 की जगह आएगा 2 और यहां पर आएगा 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है 6 2 12, 12 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो k बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 1। k बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 1, इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में। एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है इन दोनों में ऐड करना है स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में आप देख सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करना है। तो अब जो नया चार्ज है Q1 डैश, ये 2 -4, 2 में हमें -4 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा -2 कूलम, और 6 में -4 ऐड करना है तो Q2 क्या आ जाएगा, Q2 डैश +2 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स कितना लगेगा, देन न्यू फोर्स इज F डैश K -2 +2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो यहाँ पर जो है K बाय डी स्क्वायर है, K बाय डी स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली है, कितनी होगी, 1। तो F डैश जो है स्टूडेंट्स, F डैश वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा -4
और ये आंसर हो गया 1। ये आंसर कितना हो गया 1। अगर नहीं लिखते तो भी चलेगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया -4 इंटू 1। देन फाइनल आंसर एफ डैश इज इक्वल टू -4 न्यूटन। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में 4 न्यूटन वाले ये दो ऑप्शन है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। यहाँ पर साइन नेगेटिव जो है ये मेंशन करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है। मैंने पहले भी बात की थी आपसे स्टूडेंट्स कि अगर नेगेटिव फोर्स आता है तो ये किस टाइप का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर पॉजिटिव आंसर आया था तो आप कह सकते थे कि ये रिपल्सिव फोर्स है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, कितना भी ट्विस्ट कर ले हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक हमें क्लियर समझना है और उसके जो मैं प्रॉब्लम्स कराता हूँ वो भी क्लियर समझना है, क्योंकि मैं सारी मेथड के एक एक प्रॉब्लम आपके सामने रखने वाला हूँ। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 vertices of square. If the force acting between Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then इन दोनों का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि F जो हमारे पास F12 है और स्टूडेंट्स F13 है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्यूशन में, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सॉल्यूशन करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि स्क्वायर लेना है और इसकी 3 वर्टाइसिस पर हमें चार्ज प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जो वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस उसमें 3 जगह पर मुझे आइडेंटिकल चार्जेस क्या बताया गया है स्टूडेंट, आइडेंटिकल। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले मैं नाम दे देता हूं। ये जो वर्टाइसिस है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर जो चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज है Q और फोर्थ वर्टाइसिस पर कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये हमें यहाँ पर Q नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्टाइसिस पर ही चार्ज है स्टूडेंट्स। ओके, और अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो स्क्वायर है स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो सपोज के हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वर्टाइस, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 चार्जेस, और हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइड, ये शायद L है। कितनी है स्टूडेंट्स, L। तो आपको पता है कि चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर में, तो ये L है, तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, L। तो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये जो हमारे पास डायगोनल है स्टूडेंट्स, डायगोनल, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देख सकते हो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर, अंडर रूट 2L स्क्वायर। तो रूट निकालोगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस जो है रूट 2L आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया रूट 2L। अब क्या बताया गया है स्टूडेंट्स के फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 and 2 इज F12। ये F12 और यहाँ से F13 दोनों को फाइंड कर लेते हैं और फिर इसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास फिगर, ओके स्टूडेंट्स, फिगर हमने खुद से बनाई है, क्वेश्चन में नहीं दी गई, क्वेश्चन में सिर्फ हमें गिवन डेटा में बताया गया है, फिगर नहीं है। अब स्टूडेंट्स F12 लेते हैं हम, F12। तो F12 में हम क्या देखते हैं, K Q1 Q2 K Q स्क्वायर, देखो आप Q इंटू Q और डिस्टेंस बिटवीन देम इज L। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं F13 की स्टूडेंट्स, F13, तो ये भी Q Q है, तो यहाँ पर क्या आएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस रूट 2L है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा 2L स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स,
तो हमें फाइंड करना है F12 डिवाइड बाय F13, जो भी हमें क्वेश्चन में बताया गया वो फाइंड करना है। अगर 13/12 कहेंगे तो हम इसका इनवर्स कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, तो KQ² डिवाइड बाय L², ये किसकी वैल्यू है? F12 की। और F13 जो है वो डिवीजन में है, तो मैं एक काम करता हूं, इसे इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनवर्स करके। तो क्या आ जाएगा? 2L² डिवाइड बाय KQ², Q² KQ², L² कैंसल, देन F12 डिवाइड बाय F13 इज 2 × 1। आ गया आंसर स्टूडेंट्स, 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फाइंड कर लिया अनदर मेथड से, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि ये कूलम्ब्स लॉ एक ही टॉपिक में से कितनी कितनी वेराइटी वाले स्टूडेंट्स, कितनी कितनी वेराइटी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट वेराइटीज के मैंने प्रॉब्लम आपको सिखाए। अब कुछ मैं वेक्टर फॉर्म वाले आपको सिखाना चाहता हूँ। ये बहुत कम आते हैं एग्जाम में, ये सबसे ज्यादा आते हैं। और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये 4th वन जो मैं कराने वाला हूँ, इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन है तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, इजी है स्टूडेंट्स। ओके, और आपको पता है जरूरी नहीं कि एग्जाम में टफ ही आए, इजी भी आ सकता है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो 4th क्वेश्चन में, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 2 microcoulomb each are 2i caret plus 3j caret minus k caret meter and 3i caret plus 5j caret plus k caret meter respectively. Magnitude of the Coulombian force acting between them is bracket. Okay, अब आप ध्यान से समझो कि हमें 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू Q2। ओके, और दोनों की वैल्यू है कितनी? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और हमें R1 दिया गया है पोजीशन वेक्टर, कितना है स्टूडेंट्स R1? तो 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट, और दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या दिया गया है? तो 3i कैरेट प्लस 5j कैरेट प्लस k कैरेट। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पोजीशन के ऊपर से डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? 3i कैरेट प्लस 5j कैरेट प्लस k कैरेट माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट माइनस k कैरेट। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? तो i कैरेट में से सिर्फ i कैरेट सब्ट्रैक्ट होगा, j में से j होगा और k में से k होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इज इक्वल टू, चलो अब देखो, 3 - 2, 3 - 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 - 2 तो i कैरेट, 5j माइनस 3j प्लस 2j कैरेट, k माइनस k, तो ये हो जाएगा 0 स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3i में से 2i जाएंगे तो i बचेंगे, 5j में से 3j जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सिर्फ j बचेंगे, और यहाँ k माइनस माइनस के, सॉरी 2k हो जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 2k कैरेट। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है, बिकॉज हमें कूलम्ब्स लॉ में r² लेते हैं, वो मैग्नीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है? अंडर रूट में इन तीनों का स्क्वायर, 1² प्लस 2² प्लस 2²। ओके, तो ये आएगा 4 + 4 8 9। सो मैग्नीट्यूड कितना मिला है हमें? ये आ गया अंडर रूट 9, इसका मतलब आ जाएगा 3 मीटर। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, Q1 Q2 है, तो अब हमें जो फाइंड करना है हम फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड करना है ना। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स फाइंड करना है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2
अब हमें काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है k की 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 2 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर 9। 9 कट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो बचेगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये -12 पावर होगी -12 प्लस 9 -3। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट्स? अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा स्टूडेंट्स? तो आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो इजी है हमारे लिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें। When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance d। अगर हम मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ कांस्टेंट K से हम इसे रिप्लेस करते हैं, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमारे पास वैक्यूम है, वैक्यूम एज अ मीडियम क्या है स्टूडेंट्स? वैक्यूम, तब फोर्स कितना लगता है? तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये है फॉर्मूला नंबर 1। अगर हमारे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है स्टूडेंट्स, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसमें फोर्स कितना लगता है स्टूडेंट्स? तो F डैश इज इक्वल टू 1/4πε। एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स? एप्सिलॉन आ गया। ओके, एप्सिलॉन आ गया जो है मीडियम की परमिटिविटी। अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने की पॉइंट्स में आपको समझाया। क्या समझाया था स्टूडेंट्स आपको? आप देख सकते हो, मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पर। मैंने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू की पॉइंट्स में के एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 और वी कैन से दैट के इज इक्वल टू आल्सो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाने दीजिए इसको। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? के एप्सिलॉन 0। देखिए आप, तो ये जो है मीडियम की परमिटिविटी, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4π के एप्सिलॉन 0 और ऊपर आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की जगह ये जो K है, इसके अलावा सारे जो स्टेप्स है ये यहाँ पर मैच होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि F डैश इज इक्वल टू F डिवाइड बाय K। क्या किया हमने? तो ये जो यहाँ से है ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, इसको छोड़ के ये सारी चीजें क्या मेंशन करती है? तो ये मेंशन करती है इक्वेशन 1 फोर्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो F बाय K आंसर आया, इसका मतलब सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिप्लेस करते हैं, हमारे पास जो वैक्यूम था उसकी जगह हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्लेस करते हैं, तो फोर्स डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है और डिवाइड बाय के हो जाता है। और अगर इसे हम ऑप्शन में तलाशे तो बिकम्स के टाइम्स तो नहीं आ सकता, बिकम्स के टाइम नहीं हो सकता। ये जो के है इसे हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो के इनवर्स एफ। इसका मतलब सिंपल है स्टूडेंट्स के जो फोर्स है वो के रेज टू -1 टाइम हो जाता है। ऑप्शन में ये आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स। मतलब के फोर्स डिक्रीज होता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए ये सब आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, आप देख सकते हो वीडियो में मैंने सारी चीजों को स्पेसिफाई करके सेपरेट करके आपको समझाया है स्टूडेंट्स।
तो आप थियरी फिर से रीड कर लेना और जो मैंने एमसीक्यूज कराए हैं उसको फॉलो करना और उसके जैसे दूसरे कुछ क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम डाउट सेशन सोल्व में सोल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।